प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक अंतिम वर्ष की कला में की कक्षा में आज हम प्रमुख राजनीतिक विचार में प्लेटो को आरंभ करेंगे। इससे पूर्व के कालांश में मैंने आपको सभी विचारकों का संक्षिप्त में परिचय करवाया। आज हम इस क्रम में प्रथम विचारक प्लेटो को आरंभ करते हैं। प्लेटो यूनानी सभ्यता के विचारक थे। यूनानी सभ्यता राजनीति विज्ञान में विशेष महत्व रखती है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर इसके भाग हैं और इसी के साथ इसमें प्लेटो के शिष्य अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक भी थे। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और यूनान की सभ्यता एक वैचारिक आदान प्रदान की सभ्यता है। यद्यपि सिकंदर आक्रमण और विश्व विजेता शासक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन सिकंदर से पूर्व का जो यूनानी चरित्र है, छोटे छोटे नगर राज्य जिनकी संख्या 400 से अधिक थी, जो वैचारिक आदान प्रदान को अधिक महत्व देते थे, राजनीतिक बहस को अधिक महत्व देते थे। इसी के साथ ये जो राजनीतिक बहस का पक्ष है, यह एक राजनीतिक पक्ष है। अगर हम यूनान के बाद की सभ्यता देखें, यूरोपीय सभ्यता, इसमें रोम की सभ्यता आती है। रोम का साम्राज्य विशाल था और वे शक्ति में विश्वास करते थे, जबकि यूनान की सभ्यता में वैचारिक पक्ष प्रथम था और उसके बाद युद्ध की नीति आती थी। तो ये जो विचार प्रक्रिया को महत्व देना है, ये एक राजनीतिक पक्ष है। इसको ध्यान में रखते हुए आरंभ करेंगे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप पीलीबंगा के विद्यार्थी हैं, पीलीबंगा तहसील के विद्यार्थी हैं। आपके पीलीबंगा में कालीबंगा भी स्थित है और भारत के 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सभ्यता स्थल में से एक है। तो आपके मन में इच्छा होती होगी कि जब कालीबंगा सभ्यता थी तब यूनान में क्या होता था। कुछ नहीं होता था। लेकिन विद्यार्थियों की जानकारी के लिए, अगर हम कालीबंगा सभ्यता के परिवेश में यूनान को देखना चाहें, तो यूनान के निकटवर्ती सभ्यता क्रीट की सभ्यता थी। इसे ईजियन सभ्यता भी कहते हैं। ये कालीबंगा की समकालीन सभ्यता थी और आज भी ये यूनान का भाग हो सकता है। और क्रीट कालीबंगा सभ्यता कालीन थी। कालीबंगा के बहुत बाद में यूनानी सभ्यता विकसित हुई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम आरंभ करते हैं प्लेटो को। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। मैं समझता हूं कि एक सामान्य विद्यार्थी भी सुकरात का नाम जानता है। सुकरात यूनान के एक महान शिष्य थे, जो ज्ञान की आराधना या ज्ञान को महत्व देते हुए शिक्षण व्यवस्था संचालित करते थे। और उनके जो तत्कालीन शासक थे एथेंस के, वे उस शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाए और उन्हें जहर का प्याला पीने की सजा दी। ये सुकरात के द्वारा की गई सेवाओं का समुचित प्रतिफल नहीं था।
सुकृत ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके दो कारण थे। एक तो सुकरात की आयु बहुत अधिक हो चुकी थी और दूसरे सुकरात सत्य की और ज्ञान से जुड़े थे। वे सत्य का महत्व जानते थे और उनका दृष्टिकोण था कि जहर का प्याला सत्य को मिटा नहीं सकता, अतः उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन यह एक अन्याय था, अनजस्टिस था, जिसका समाज में किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन प्लेटो के जीवन पर इस घटना की अमिट छाप पड़ी और उन्होंने भी पुस्तक लिखी, रिपब्लिक न्याय पर आधारित पुस्तक है। प्लेटो इसका उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित देते हैं और इसमें जो सुकरात के साथ अन्याय हुआ था वो राज्य के द्वारा एक व्यक्ति के साथ अन्याय था। प्लेटो रिपब्लिक में एक ऐसे राजनीतिक व्यवस्था, एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की कल्पना करते हैं जिसमें राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करे। प्रिय विद्यार्थियों, न्याय की ये जो स्थिति है एक आदर्श स्थिति है। आप भी शासनकर्ता बनेंगे, आप भी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। मैं नहीं समझता कि आप पूर्णतः न्याय कर पाएं, लेकिन अपेक्षा की जाती है कि आपके मस्तिष्क में जो योजनाएं हों, जो विचार हों, वे न्याय पर आधारित हों। चाहे वे यथार्थ के धरातल में पूर्णतः न्याय नहीं कर सके, लेकिन न्याय के रूप में होने, आदर्श लक्ष्य के रूप में हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए। तो ये इस उद्देश्य से प्लेटो ने 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए। न्याय उनका मुख्य सिद्धांत है, शेष सभी सिद्धांत इससे जुड़े हुए सिद्धांत हैं। तो प्लेटो का जीवन काल 428 BC से 347 BC पूर्व तक का था, अर्थात मोटे रूप से आज से लगभग 2300 वर्ष पहले प्लेटो हुए और उनकी प्रमुखतम रचना रिपब्लिक है। रिपब्लिक ही उनके युवा काल की रचना है। यद्यपि उनका एक लंबा साहित्य है, स्टेट्समैन और दी लॉज उनकी अन्य उल्लेखनीय पुस्तकें हैं, लेकिन प्रमुखतम पुस्तक रिपब्लिक है। उनके युवा काल की रचना है और जिसमें कल्पनाओं की उड़ान भी अधिक है। कल्पनाओं की उड़ान अधिक होने के कारण उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक नहीं माना जाता। ये गौरव उनके शिष्य को प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने राजनीति विज्ञान की उन शाश्वत समस्याओं को पकड़ने का प्रयास किया जो अन्याय और अत्याचार को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए, जो शासन में या समाज में एक आपाधापी की स्थिति होती है, समाज में जो भ्रष्टाचार होता है, राजनीति में जो भ्रष्टाचार होता है, प्लेटो ने भी इन दोनों को सही रूप से पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन जब उनका निदान प्रस्तुत करने लगे तो प्लेटो काल्पनिक होते चले गए। लेकिन फिर भी पाठ्यक्रम में रिपब्लिक की चाहे काल्पनिकता से जुड़ी हो, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैं इन सिद्धांतों को
संक्षेप में बताना चाहता हूँ। उनकी जो शिक्षा योजना है वो न्याय के उद्देश्य से है, न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। प्लेटो अन्याय का निदान करना चाहते थे और प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है, अन्याय रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से निदान किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। रूसो आगे चलकर राजनीति के एक महान विचारक रूसो ने उन पर कमेंट किया है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, अर्थात शारीरिक और मानसिक विकास पर संतुलित बल देती है। उनका परिवार और संपत्ति का जो सिद्धांत है वो मानता है कि संपत्ति और परिवार का आकर्षण शासक वर्ग को अच्छे शासन के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। अतः वे शासक वर्ग के लिए, अभिभावक वर्ग के लिए इसका निषेध करते हैं और इनके लिए विवाह संस्था नहीं होगी, स्वतंत्र जीवन यापन करेंगे और सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति जो शिक्षा योजना में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा वो दार्शनिक शासक बनेगा। इन सब सिद्धांतों को मिला दें तो प्लेटो का आदर्श राज्य बनता है, जिसकी जनसंख्या 5040 थी और इसमें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं था, सब समान थे। इन सब सिद्धांतों को मिलाकर हम न्याय योजना का अध्ययन करेंगे और प्लेटो न्याय के उद्देश्य से ही अपनी योजना प्रस्तुत करता है। हम आगामी कालांश में न्याय योजना को लेंगे।